हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में समझ रहे हैं अपन प्रोटीन को, और पार्ट फर्स्ट में पूरा किया अपन ने अमीनो अम्लों की संरचना और उनका क्लासिफिकेशन। इस पार्ट में समझेंगे अपन प्रोटीन की संरचना, और प्रोटीन की संरचना के 4 स्तर हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचना। और इस प्रकार की संरचना किसी भी और मॉलिक्यूल में नहीं पाई जाती। केवल प्रोटीन में ही संरचना के 4 स्तर होते हैं और किसी मॉलिक्यूल में नहीं होते। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रोटीन की प्राथमिक संरचना की। प्रोटीन अमीनो अम्लों का एक पॉलीमर है, एक बहुलक है। और क्योंकि अमीनो अम्ल अलग अलग प्रकार के हैं, 20 प्रकार के स्टैंडर्ड अमीनो एसिड और एक और अमीनो एसिड जो बाकी सब जगह भी पाया जाता है, वो सेलिनोसिस्टीन। इन अमीनो अम्लों के द्वारा प्रोटीन बनती हैं, बहुलीकरण से प्रोटीन बनती हैं। और क्योंकि अमीनो अम्ल अलग अलग तरह के हैं, इसलिए इसको हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। अमीनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। तो प्राथमिक संरचना में प्रोटीन एक अशाखित अमीनो अम्लों की श्रृंखला है, जिसमें अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्राथमिक संरचना से क्या तात्पर्य है, इसको अपन एक दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। अपन इंग्लिश का कोई एक वर्ड, उससे समझ सकते हैं अपन। जैसे एक वर्ड है स्टॉप, और इसकी एक स्पेलिंग है। इसके अंदर खास क्रम में 4 लेटर्स हैं, STOP, यह इनका क्रम है। और यदि अपन इनका क्रम बदल दें या इनमें से एक किसी लेटर को हटा दें, जैसे इनमें से कोई सा भी एक लेटर हटा दें, तो वो अर्थ नहीं रहेगा जो इस वर्ड का है। इसको अपन लेटर तो उतने ही रखें, लेकिन इनका क्रम बदल दें, तो क्रम बदलने से जैसे एक नया वर्ड बन जाता है पोस्ट। इन दोनों का अर्थ डिफरेंट है। इसी तरह से एक और उदाहरण लें, वही 4 लेटर्स का है, रोप और पोर। 4 लेटर दोनों में समान काम आते हैं, लेकिन क्रम बदला हुआ है। तो जिस तरह से इंग्लिश के किसी वर्ड में कोई एक लेटर अपन हटा दें या एक लेटर और जोड़ दें या उनका क्रम बदल दें, तो वर्ड मीनिंग बदल जाता है। स्पेलिंग बदलने से जिस तरह से वर्ड मीनिंग बदल जाता है, उसी तरह से अमीनो अम्लों का क्रम बदलने से प्रोटीन का सेंस बदल जाता है, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बदल जाता है। यानी किसी प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर, उस प्रोटीन श्रृंखला में कितने तो अमीनो अम्ल हैं और किस क्रम में जमे हुए हैं, यह प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। और यदि इसमें कोई भी एक अमीनो अम्ल हटा दें या एक एक्स्ट्रा जोड़ दें या अमीनो अम्लों का सीक्वेंस बदल दें, क्रम बदल दें, तो प्रोटीन की स्पेलिंग बदल गई, यानी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बदल गई। और उसकी सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी संरचना भी बदलेंगी, प्रोटीन का काम भी बदलेगा, और ये म्यूटेशन के कारण होता है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना निर्धारित होती है मैसेंजर आरएनए में क्षारों के क्रम के द्वारा, और मैसेंजर आरएनए में क्षारों का क्रम निर्धारित होता है उस जीन के द्वारा जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है, और जीन डीएनए का भाग है। तो इस प्रकार डीएनए में यदि क्षारों का क्रम बदलता है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, उसके कारण मैसेंजर आरएनए बदलता है, उसके कारण अल्टीमेटली प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बदलती है, और इस कारण प्रोटीन के जैविक गुण बदल जाते हैं और उससे गुण प्रभावित होते हैं। पहले कोई और गुण उत्पन्न हो रहा था, अब कोई और गुण उत्पन्न होता है। जैसे इस श्रृंखला में समझते हैं अपन, ये पहला अमीनो अम्ल है। इस पहले अमीनो अम्ल का NH2 फ्री है। ये लास्ट अमीनो अम्ल है, इसका COOH फ्री है। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और इसके बीच में कई सारे और हैं, और ये लास्ट है। ये जो लाल रंग की लाइनें हैं, ये पेप्टाइड बंध हैं। तो इसमें ये जो शेप अलग अलग तरह की बनाई है, ये अलग अलग तरह के अमीनो अम्लों को निर्धारित करती है, ये मान लेते हैं अपन। अब इसमें से किसी अमीनो अम्ल का स्थान बदल दें, जैसे इसको तो तीसरे पर ले जाए, इसको दूसरे पर ले आए, या इनमें से किसी एक को गायब कर दें, तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बदल गई और प्रोटीन का काम बदल गया। लेकिन ये संरचना कब बदलती है? जब मैसेंजर आरएनए बदलता है। और मैसेंजर आरएनए कब बदलता है? जब डीएनए या जीन बदलता है।
जिसको अपन म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन से अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली प्रोटीन बदल जाते हैं। प्रोटीन की संरचना के संबंध में एक और विशेष पॉइंट है, और वो ये कि पेप्टाइड बॉन्ड राइबोसोम पर बनते हैं और अमीनो अम्लों को जोड़ने का काम, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम कोई प्रोटीन एंजाइम नहीं करता। राइबोसोम की बड़ी इकाई का बड़ा राइबोसोमल आरएनए, यानी प्रोकैरियोट में 23S राइबोसोमल आरएनए और यूकैरियोट में 28S राइबोसोमल आरएनए यह काम करता है। इसको पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज कहते हैं। यह आरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम की ए साइट से पी साइट पर ट्रांसफ़र करता है और इस ट्रांसफ़र के दौरान अमीनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और यह कार्य केवल और केवल राइबोसोम पर होता है, जो राइबोसोमल आरएनए के द्वारा होता है, किसी प्रोटीन एंजाइम के द्वारा नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रोटीन सजीवों के अलावा बाहर कहीं संश्लेषित नहीं होते, केवल सजीवों में ही संश्लेषित होते हैं। और प्रोटीन का यह बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आसानी से टूटता नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक संरचना यदि बदल जाए तो प्रोटीन की सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी संरचनाएं भी बदल जाती हैं और प्रोटीन के जैविक गुण भी बदल जाते हैं। और इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण जो हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ भी रखा है, एक वीडियो है अलग से इसका, सिकल सेल एनीमिया का। तो इसमें हीमोग्लोबिन में केवल बीटा ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन की इकाइयाँ होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। बीटा ग्लोबिन प्रोटीन में छठे स्थान पर जो अमीनो अम्ल है वो बदल गया। एक अनुवांशिकी कूट बदला, उसके कारण छठा अमीनो अम्ल बदल गया और उसके कारण ये सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। अनुवांशिकी रोग है ये। तो क्योंकि कूट बदला, इसके कारण अमीनो अम्ल बदला, ये म्यूटेशन है, अनुवांशिकी रोग है ये। इसको विस्तार से समझते हैं और इससे प्रोटीन की संरचना की बात हमारे को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। सिकल सेल एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें फिर से दोहराता हूँ। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में एक तो हीम और 4 ग्लोबिन की इकाइयाँ हैं। ग्लोबिन 2 प्रकार का, अल्फा और बीटा। इस रोग में अल्फा बिल्कुल सही रहता है। बीटा ग्लोबिन 146 अमीनो अम्लों की श्रृंखला है। इसमें छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल है और ग्लूटामिक अम्ल के लिए जो अनुवांशिक कूट है मैसेंजर आरएनए में वो GAG है, GAG। और म्यूटेशन हुआ, जीन में म्यूटेशन हुआ, उसके कारण जीन के अंदर एक क्षार बदल गया, उसके कारण मैसेंजर आरएनए का एक क्षार बदल गया और छठे स्थान पर GAG की जगह बन गया GUG, यानी एक कूट बदला, GAG की जगह GUG बदला, वो भी केवल एक क्षार के कारण। और ये जो GUG बनता है अनुवांशिक कूट, ये वैलिन के लिए है। तो कुल मिलाकर क्या परिवर्तन हुआ, छठे अमीनो अम्ल में जो पहले ग्लूटामिक अम्ल था, आपकी बार वैलिन आ गया। और केवल मात्र इतने परिवर्तन से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बदली और प्राथमिक संरचना बदलने से प्रोटीन की बाकी संरचनाएं भी बदली और हीमोग्लोबिन के गुण बदल गए। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो गई और इस कम ऑक्सीजन के कारण हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन हुआ, उसका बहुलीकरण हुआ और आरबीसी की शेप भी चेंज हो गई। जो उदय अवतल प्लेट के समान आरबीसी थी वो अब हंसिए के आकार की हो गई, सिकल सेल हो गई। और इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये अनुवांशिक रोग है अफ्रीका के मूल निवासियों का। तो अपन तो यहाँ पर बात प्रोटीन की समझ रहे हैं। प्रोटीन में केवल मात्र 146 अमीनो अम्लों में से केवल मात्र एक अमीनो अम्ल के बदलने से इतने सारे परिवर्तन हो गए और घातक रोग हो गया, मारक रोग हो गया। तो लेकिन ये बात फिर ध्यान देने की है कि हर बार थोड़े से परिवर्तन से इतना बड़ा परिवर्तन हो ये आवश्यक नहीं है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अपने आइसोएंजाइम से पड़ा हुआ है। आइसोएंजाइम्स में जीन में परिवर्तन हुआ और जीन में परिवर्तन के कारण प्रोटीन की संरचना बदली, प्राथमिक संरचना बदली, अमीनो अम्लों का क्रम बदल गया। लेकिन एंजाइम के काम करने का तरीका नहीं बदला। एंजाइम वही काम करता है, वही उसका सबस्ट्रेट है, वही काम है, प्रोडक्ट भी वही है। तो काम नहीं बदला, जैविक गुण नहीं बदले। और ऐसे एंजाइम को अपन आइसोएंजाइम कहते हैं। एंजाइम जो प्राथमिक संरचना में अलग हैं लेकिन काम समान है, उनको आइसोएंजाइम कहते हैं। और कैसे बने हैं ये, जीन में म्यूटेशन के कारण बने हैं।
तो अपन ने वो इंग्लिश के लेटर से समझा था इसको कि यदि स्पेलिंग बदलती है तो अर्थ बदल जाता है। यहाँ स्पेलिंग बदल रही है लेकिन अर्थ तो नहीं बदला, क्योंकि आइसोएंजाइम तो बन गए। तो उसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अंग्रेजी के 2 वर्ड हैं और इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। तो हर बार जैसे स्पेलिंग बदल जाने से अर्थ नहीं बदलता, उसी तरह से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बदल जाए तो हर बार उसका काम बदलेगा, ये आवश्यक नहीं है। ये दूसरा वर्ड है। एक और बिहेवियर की स्पेलिंग भी अपन अलग अलग करते हैं। तो हर बार स्पेलिंग बदलने से जिस तरह से अर्थ नहीं बदलता, उसी तरह से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बदलती है। तो हर बार काम बदले ये आवश्यक नहीं है, लेकिन यूजुअली काम बदल जाता है। प्रोटीन की संरचना हमारे दिमाग में अब तक जो इमेज बनी है उसमें प्रोटीन एक लंबी सी चेन है, जंजीर है, जिसमें कड़ियाँ अमीनो अम्ल की हैं। यानी अमीनो अम्लों की एक लंबी सी जंजीर है प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। और यह संरचना किसी काम की नहीं है। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर उसका क्रियात्मक रूप नहीं है, वो काम करने लायक नहीं है। उसको तो संभालना भी मुश्किल होगा। यदि कहीं पर प्रोटीन के खूब सारे अणु हैं तो ये चेन तो उलझ जाएंगे आपस में। तो इनको क्रियात्मक रूप में बदलने के लिए प्रोटीन में और परिवर्तन होते हैं। प्रोटीन का सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर बना पेप्टाइड बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने की बात है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से बनता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं अमीनो अम्लों के बीच में। अपन जानते हैं उनके अंदर आर होती है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सहायक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से प्रोटीन 2 प्रकार के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बदलती है। पहला प्रकार है एल्फा हेलिक्स, और एल्फा का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्ती, और हेलिक्स का मतलब होता है स्प्रिंग, यानी दक्षिणावर्ती स्प्रिंग में बदल दें अपन किसी प्रोटीन की श्रृंखला को तो वो एल्फा हेलिक्स कहलाएगी। और श्रृंखला किस हिसाब से बने, यदि 36 अमीनो एसिड्स हैं तो 10 चक्र बनेंगे, यानी प्रति चक्र औसत अमीनो अम्ल आएंगे 3.6। तो 3.6 का जो चक्र बना उसमें चक्रों के बीच में, ऐसे चक्रों के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। और ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना से सेकेंडरी संरचना बनी, द्वितीयक संरचना बनी। अब हर बार लगातार ऐसी बनी कोई आवश्यक नहीं है। जैसे ये एक हेलिक्स का भाग है, ये दूसरा हेलिक्स का भाग है, बीच में मैंने छोटा बनाया है, लेकिन कितना भी लंबा, ये बीच में सीधा भाग और हो सकता है। तो श्रृंखलाओं के बीच बीच में, हेलिक्सों के बीच बीच में, चक्रों के बीच बीच में सीधी श्रृंखलाएं भी होती हैं। और यहाँ पर मैंने एन लिखा है, एन का मतलब ये पहला अमीनो अम्ल है, सी का मतलब ये आखिरी अमीनो अम्ल है। इसको एन टर्मिनस कहते हैं, इसको सी टर्मिनस कहते हैं। अब हेलिक्स के नाम से एक और इम्पोर्टेंट बात है, कोलेजन का हेलिक्स 3 श्रृंखलाओं से बनता है। एक साथ 3 श्रृंखलाएं मिलकर कोलेजन का हेलिक्स बनाती हैं। अल्फा हेलिक्स के एग्जाम्पल हैं केराटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, अल्फा और बीटा ग्लोबिन। जो अपन ने अभी हीमोग्लोबिन में बात की थी, अल्फा और बीटा ग्लोबिन, ये उदाहरण हैं प्रोटीन के अल्फा हेलिक्स के। दूसरे प्रकार की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीटा प्लीटेड, बीटा प्लीटेड। और प्लीट का मतलब चुन्नट, जैसे कपड़े में अपन चुन्नट डालते हैं उस तरह से चुन्नट। अल्फा के कंपैरिजन में बीटा शब्द काम में लिया गया और ये चुन्नट हैं। और इसका एग्जाम्पल है रेशम, सिल्क फाइब्रोइन। तो रेशम का जो धागा है वो तो प्रोटीन का एग्जाम्पल है, और कपास का धागा है वो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। ये याद रखने की बात है। ये प्लीट है, 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं आपस में इस तरह से जुड़ती हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, और ये जो मोड़ हैं ये प्लीट्स हैं। अब ये तो कहलाती है पैरेलल, क्योंकि दोनों के एन टर्मिनस एक तरफ, सी टर्मिनस दूसरी तरफ, तो ये तो कहलाती है समानांतर, पैरेलल। और इसमें एक का एन टर्मिनस, दूसरा का सी टर्मिनस, एक और है, तो ये कहलाती है एंटी पैरेलल या प्रति समानांतर। और ये एक श्रृंखला है और इसमें ये प्लीट बन गई और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गई। ये बीच का सीधा भाग है, ये एक श्रृंखला की प्लीट। तो इस प्रकार तीनों तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं इस बीटा प्लीटेड संरचना में, समानांतर, प्रति समानांतर और एक ही श्रृंखला की प्लेट्स। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात और है, एक रोग है अल्जाइमर्स रोग, जो सामान्यतः अधिक उम्र में होता है और याददाश्त चली जाती है।
तो मस्तिष्क की वो प्रोटीन जो बीटा प्लीटेड नहीं है वो भी बीटा प्लीटेड के रूप में बदल कर फाइबर्स के रूप में बदल जाती हैं, और ये होते ही उनका काम बदल जाता है। वो जो याददाश्त की प्रोटीन है वो भूल जाती है अपना काम, और ये खतरनाक रोग हो जाता है एल्जाइमर्स। किस कारण? वो प्रोटीन जो बीटा प्लीटेड नहीं है वो भी बीटा प्लीटेड के रूप में बदल जाती हैं। प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, तृतीयक संरचना। सिस्टीन सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, इन बॉन्ड्स की सहायता से विशेष प्रकार की त्रिविमीय संरचना बन जाती है प्रोटीन की। खास खास जगह पर खास खास अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं, और इनके बीच में बॉन्ड बनने से प्रोटीन खास तरह से फोल्ड होती है, उसका खास 3D रूप बन जाता है, त्रिविमीय संरचना बन जाती है। जैसे कोई चेन गेंद की आकृति में बदल सकती है, कोई चेन पाइप की आकृति में बदल सकती है, कोई चेन किसी शंकु के आकार में बदल सकती है, कोई किसी छड़ के आकार में बदल सकती है। अलग अलग तरह की प्राइमरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन अलग अलग तरह की आकृतियों में बदल जाती हैं, और ये आकृतियां ही प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर कहलाती हैं। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बॉन्ड है वो सिस्टीन सिस्टीन के बीच का डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये याद रखने की बात है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि टर्सरी स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से बॉन्ड कौन से होते हैं? वो सिस्टीन सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। और अपन जानते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बदला तो 3D स्ट्रक्चर बदलेगा, और 3D स्ट्रक्चर बदल गया तो काम भी बदल गए, वैसे काम नहीं कर पाएगी जैसे प्रोटीन काम किया करती है। ये प्रोटीन की तृतीयक संरचना। अब तृतीयक संरचना के बाद में बहुत सारी प्रोटीन तो काम करना शुरू कर देती हैं, यानी वो इस लायक बन जाती हैं कि काम कर सकें, और जब इस लायक बन जाती हैं काम कर सकें तो वो काम करना शुरू कर देती हैं। ये फंक्शनल रूप है। लेकिन कुछ प्रोटीन को अभी एक और परिवर्तन की आवश्यकता है, उसको अपन प्रोटीन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, चतुर्थक संरचना कहते हैं। अब अपन प्रोटीन की संरचना का उच्चतम स्तर समझते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, चतुर्थक संरचना। प्रोटीन की तृतीयक संरचना बनने के बाद में भी अभी वो काम करने लायक नहीं बन पाई। 2 या 2 से अधिक तृतीयक संरचना की इकाइयां यदि मिलकर काम करती हैं तो उस मिले हुए रूप को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, चतुर्थक संरचना कहते हैं। और कई बार इसमें अप्रोटीन भाग जुड़ने के बाद में काम करती हैं वो, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ये प्रोटीन की संरचना का उच्चतम स्तर है, और ये 2 प्रकार का है। एक प्रकार है इसमें होमोजिन, जुड़ने वाली इकाइयां सारी समान हैं। समान तरह की तृतीयक संरचना की इकाइयां यदि मिलकर क्रियात्मक रूप बनाती हैं तो होमोजिन कहलाती हैं, और इसका एग्जाम्पल है 5 प्रकार के लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज में से 2 प्रकार के लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज में M और H 2 प्रकार की प्रोटीन इकाइयां पाई जाती हैं। एक प्रकार का लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज बनता है 4 प्रकार की H इकाइयों से, तो ये होमोजिन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरे प्रकार का लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज बनता है 4 M इकाइयों से, तो ये भी होमोजिन का एग्जाम्पल हो गया। यानी यहाँ भी 4 इकाइयाँ समान है, यहाँ भी 4 इकाइयाँ समान है, तो ये तो होमोजिन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरे प्रकार की हैं हिस्टेरोजिन, अलग अलग तरह की तृतीयक संरचना की इकाइयाँ मिलकर यदि काम करने लायक भाग बनाती हैं तो ये हेटेरोजिन कहलाता है। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा तथा 2 बीटा 4 ग्लोबिन की इकाइयाँ हैं। टेट्रामर है ये भी टेट्रामर हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा तथा 2 बीटा, और साथ में हीम पार्ट और जुड़ता है जो प्रोटीन नहीं है। इस प्रकार हेटेरोजिन का हीमोग्लोबिन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और 3 प्रकार के लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, वो भी हेटेरोजिन के एग्जाम्पल हैं। एक में 3 तो H और 1 M, एक में 2 H और 2 M, एक में 1 H और 3 M। ये 3 प्रकार के लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज ये हेटेरोजिन का एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होमोजिन भी होता है और हेटेरोजिन भी होता है। 5 में से 2 होमोजिन होते हैं और 3 हेटेरोजिन होते हैं। ये प्रोटीन की चतुर्थक संरचना। और इस प्रकार अपन ने प्रोटीन के इस पार्ट में, प्रोटीन की सीरीज में पहले पार्ट में पूरा किया अमीनो अम्लों को, दूसरे पार्ट में समझा है अपन ने प्रोटीन की संरचना को, तीसरे पार्ट में समझेंगे अपन प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, प्रोटीन का वर्गीकरण, और चौथे पार्ट में समझेंगे अपन प्रोटीन का महत्व, प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन्स का सिग्निफिकेंस। अब चलते चलते
एक बात फिर से याद दिला दूँ आपको, यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में प्रोटीन के पार्ट 3 के साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के वीडियो में। तब तक के लिए बाय।